अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू पे। गुज़िश्ता दिनों बलोच रहनुमाओं के कत्ल के बाद क्वेटा और दीगर शहरों में जो इस वक्त शोरश बरपा है, इसका जिम्मेदार कौन है और बलूचिस्तान के जो आवाम है उनके जहनों में या दिलों में जो विफाक के खिलाफ इस वक्त एक नफरत पाई जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है और बलूचिस्तान के मसले का हल क्या होगा। आज के प्रोग्राम में हम इस इशू पे बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी, पार्लिमानी कौमी सलामती की जो कमेटी है बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए कुछ सिफारिशात पार्लियामेंट में पेश की हैं। वो सिफारिशात ये हैं कि बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद किया जाए, सूबे के सियासी और माशी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात किए जाएं और 2004 से लेकर 7 के दौरान सूबे में बेघर होने वाले अफराद के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और उन्हें इमदाद फराहम की जाए। इसके अलावा इस सिफारिशात में ये शामिल है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, गुमशुदा अफराद को बाजियाब कराया जाए, सूबे के मादनियात और तवानाई के वसाइल का इंतजाम ऐसा किया जाए कि सूबे के अवाम इनसे ज्यादा फायदा उठा सकें और सूबाई हकूक और ज़रूरियात के मुताबिक रॉयल्टी की अदायगी और कीमतों का तयन यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि 2002 से लेकर अब तक पेश की जाने वाली सूबाई असेंबली की करारदादों को आइन और कानून के मुताबिक अहमियत दी जाए। ये सिफारिशात पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसने पार्लियामेंट में पेश की हैं। इन सिफारिशात पे किस हद तक अमल होगा पार्लियामेंट में और बलूचिस्तान के मसले का हल क्या, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं जो इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर इस्तारुल्लाह ज़हरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, विफाकी वजीर हैं बराए पोस्टल सर्विसेज के और प्रेसिडेंट है BNP अवामी पार्टी के। आपके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर रहमतुल्लाह काकड़ साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं JUIF के और विफाकी वजीर हैं बराए हाउसिंग के। आपके साथ तशरीफ रखते हैं हफदान बुगटी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से आपका ताल्लुक है। आपके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद उस्मान एडवोकेट साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, इंडिपेंडेंट हैसियत से इस वक्त आप कौमी असम्बली में मौजूद हैं। आपने देखा होगा जो पार्लियामानी कमेटी है उसने सिफारिशात मुरतब की हैं, आप भी मेंबर हैं उसके। लेकिन हम बलूचिस्तान के मसले का जिक्र करना चाहेंगे, इतनी नफरत क्यों पाई जा रही है और जो वाकयात वहाँ पे हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। ये जो मसाइल की आप बात कर रहे हैं, जी हम तो लगे हुए थे इन चक्रों में कि मसाइल को हल किया जाए, जो नाराज़ दोस्त है उनको मनाया जाए और मामलात को बेहतर तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि जो वाक़या हुआ और बहुत बड़ा सानी है, पॉलिटिकल लोग थे, नियते लोग थे, वो सिर्फ पॉलिटिक्स ही करते थे और उनका कोई अज़ाइम नहीं थे। अगर वो नियतें नहीं होते तो शायद इस तरह बेदर्दी से उठा के लाश उनके नहीं फेंके जाते थे। तो उनको जब ले जाके कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, तो जाहिर सी बात है बलोच कौम को रिएक्शन में तो आना ही है। उनके पास एहतजाज के अलावा और क्या क्या है? आप कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, लेकिन हमने देखा क्वेटा में और दीगर शहरों में हमने देखा बहुत एकदम से इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई, लोग सड़कों पे निकल आए और हड़ताल का सिलसिला जारी रहा और आम निहत्ते इसमें लोगों को मारा गया है। तो क्या इस तरह के वाकयात होने चाहिए? अगर हुआ था, अगर इस तरह का मर्डर होता है तो एहतजाज पुरअमन नहीं होना चाहिए था? देखिए जी, वो लोगों के जज्बात है ना, वो देख रहे हैं कि हालात क्या हो रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, उधर से हमारे साथ क्या बात हो रही है और इधर क्या होने वाला है और क्या हो रही है, उस पे लोगों के जज्बात है। अभी लोगों के जज्बात भी हैं और बीच में ऐसे भी लोग अंदर घुस सकते हैं जो जिसको आप शरपसंद कहें या कोई मामलात को ख़राब करने की तरफ ले जाना और बलोच कौम को या पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करने के लिए तोड़ फोड़ हंगामे इस तरीके की हरकतें करना के ताकि इन लोगों की और इमेज खराब हो जाए। लेकिन जज्बात तो थे लोगों के, जाहिर सी बात है जोश जज्बात और अभी तक ठंडे नहीं हुए। आज मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में अभी तक आज तक हंगामे चल रहे हैं। जी, बलूचिस्तान के हंगामों का जिक्र कर रहे हैं काकड़ साहब, आप ये बताइएगा, आप विफाकी वजीर भी हैं, कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, इस तरह के जब वाकयात हो रहे हैं क्वेटा में या दीगर शहरों में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो इनको सुलझाया कैसे जाएगा? कोई पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए मसले के हल के लिए या जो सिफारिशात सामने लाई गई हैं इन पर जल्द से जल्द अमल दरामद कराया जाए? जो सिफारिशात कौमी सलामती की कमेटी ने पेश किए हैं और कल उनको कौमी असम्बली में या सेनेट में जब पेश किया जाएगा तो इस पे फौरी अमल दरामद की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान के जो ज़ख्म हैं वो मुंदमिल हो सकें। लोग परेशान हैं, लेकिन एक अफसोसनाक बात जो सामने आ रही है कि उसमें एक मखसूस ज़बान बोलने वाले को लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? जिस तरह मीर साहब ने भी फरमाया, मुमकिन है कि ये कोई ऐसी कोई तीसरी कुव्वत हो
جو بلوچوں کو بدنام کرنے کے لیے یا بلوچستان کی روایتی اس تشخص کو خراب کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوں. ان چیزوں کا تدارک ضروری ہے اور لوگوں سے یہ اپیل حکومت کی طرف سے بار بار ہو رہی ہے اور ہم تمام بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں کر رہے ہیں کہ بے گناہ لوگوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے جائے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بے گناہ لوگوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، لیکن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا جو اخبارات میں خبریں رپورٹ ہوئی ہیں اس میں عام شہریوں کو ہلاک کیا گیا ہے. تو میں انہی عام شہریوں کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اب ایک عام شہری کا کیا، ایک بندہ اسکول جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ جو بلوچستان میں آپ نے بھی احمدان بگٹی صاحب دیکھا ہوگا جو اس طرح کے حالات ہیں، ان حالات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا سیاستدان کوئی فورم بنائیں یا کوئی پارلیمانی کمیٹی بنائیں جو آلریڈی موجود بھی تھی بلوچستان کے حوالے سے، لیکن کوئی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بلوچستان کے مسئلے کو کبھی بھی سنجیدگی سے لیا نہیں گیا ہے. 60 سال سے بلوچستان میں صرف تجربے ہو رہے ہیں کہ یہ تجربہ کیسے کامیاب ہوگا، وہ تجربہ کیسے کامیاب ہوگا. 1 یونٹ کے خلاف جو ایک تحریک چلی تھی، پھر اس کو کیا نام دیا گیا، کیسے نہیں. میں صرف ایک چھوٹا سا مثال اپنے آپ کے لیے آپ کو بتاؤں. جب میں ڈیرہ بگٹی میں ضلع کونسل کا چیئرمین بھی رہا ہوں، ہم پر وہاں جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے، پورا پاکستان تھا، سب کچھ. ہمیں اپنے بال بچوں کے ساتھ 2-2.5 ہزار بندوں کے ساتھ ہمیں اپنے گھروں سے مائگریشن کر کے نکالا گیا. ابھی پارلیمنٹ کمیٹی میں 2004 کا تو بات کیا ہے، لیکن 96-97 میں جب ہمیں نکالا گیا، ہم در پدر ہوتے رہے اتنے سالوں تک، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوگا مطلب. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جہاں جو کچھ ہوتا تھا، مطلب میں صرف ڈیرہ بگٹی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں صرف 4 گیس کمپنیاں وہاں کام کر رہے ہیں. پیرکو ہے، لوٹی ہے، اچ ہے، سوئی گیس ہے. لیکن وہاں حالت یہ ہے کہ وہاں زچہ بچہ سینٹر تک نہیں ہے. اگر وہاں تھوڑا بہت بھی، اگر اس کا 5% بھی وہاں خرچ ہوتا تو ہمارا ڈسٹرکٹ کم سے کم دبئی اور کویت سے کم نہیں ہوتا تھا. جب بھی لوگ وہاں کچھ شور کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے، وہ جا کر سے نواز صاحب سے مذاکرات کرتے تھے، وہاں تک سب کچھ محدود ہوتا تھا. لیکن آپ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی اکبر بگٹی صاحب بھی تو تھے، وہ فیڈرل منسٹر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور آپ لوگوں کی اگر اس طرح کی فیملی سے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اقتدار میں بھی آتے ہیں تو پھر اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کیوں کام نہیں کرتے؟ مجھے تو اس بات سے حیرت ہوتا ہے نا جی، جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اچھا نظر آتا ہے، جب یہ اقتدار سے نکلتے ہیں تو پھر ان کو حقوق یاد آتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ نہ جہاں حکومت کے یعنی عوام کے بارے میں کوئی سوچنے کی ضرورت ہو رہا ہے کسی کو، نہ محسوس ہو رہا ہے. اور جہاں تک یہ کلاس ہے، جہاں تک ہمارے جو سردار ہوتے ہیں یا نواب ہوتے ہیں، ان کا ایک کلاس ہوتا ہے، وہ اپنی کلاس کی صرف وہ کرتے ہیں، باقی عوام کی طرف آپ کہہ رہے ہیں توجہ نہیں دی جاتی. عثمان ایڈوکیٹ صاحب، آپ یہ بتائیے گا، آپ آزاد حیثیت سے اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور ہمارے جو چاروں اراکین ہیں، 2 سینیٹر ہیں، 2 MNA ہیں، اس وقت موجود ہیں، بلوچستان کو نمائندگی آپ دے رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں. لیکن ہم نے دیکھا وہاں کے لوگوں کی یہ شکایات ہیں، آپ لوگ یہاں پہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، کچھ مسئلے کے حل کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. کوئی ایسا ہی آپ کو لگ رہا ہے؟ جو 2 منسٹر صاحب ابھی وفاقی تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ بلوچستان سے، جن کا تعلق ہے، آپ ان سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو قلمدار ان کے پاس ہے، وہ انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا آواز اٹھایا. اور جہاں تک میرا تعلق ہے آزاد حیثیت سے، میں نے جو ہے بلوچستان کے وہ تمام ایشوز کو جو ڈارمنٹ میں پڑے ہوئے تھے ان کو زیر بحث لایا. مختلف جو کارروائی ہے ایوان کی، اس میں پریس کانفرنس، واک آؤٹ، اور اسی غلام احمد بلوچ کے شہادت کے سلسلے میں میں نے جو اجلاس ہوا تھا اس میں باقاعدہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بولا اور میرا مائک بند کیا. اس کے بعد میں نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اور اس کے بعد جا کے پریس کانفرنس کیا. اور آج کا جو بلوچستان میں وزیر مشیر داخلہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، میں تھوڑا سا آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. آج مشیر داخلہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، پریس کانفرنس کیا، جو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ میرے خیال میں تھا، کوئٹہ جا کے انہوں نے، اور موجودگی میں وزیر اعلیٰ صاحب اور انٹیریئر جو وہاں کا جو منسٹر صاحب ہے ان کی موجودگی میں انہوں نے ایک کمیٹی بنانے کی تجویز دی، جس میں IG بلوچستان، FC وغیرہ یہ سارے ایجنسیاں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ممبر ہوں گے. تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہ ڈیلیٹ ٹیکٹس ہے. یہ جو ٹریبونل یا کمیٹیاں، یہ باقاعدہ طور پہ آپ کے پاس ریمیڈی ہے، فورم ہے، اور جس جگہ پہ آپ کو جانا چاہیے اس جگہ کو آپ جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہے، اور جس قانون کا آپ کو سہارا لینی چاہیے اس قانون کو آپ
तो आप क्या कह रहे हैं, आप हुकूमत को फौरी एक्शन क्या लेना चाहिए? फौरी एक्शन हुकूमत को ये लेना चाहिए। कचकोल अली ने जो दरख्वास्त दिया था फॉर द लॉजिंग ऑफ FIR अंडर सेक्शन 154 CRPC, उस पे अमल दरामद होनी चाहिए और वो FIR करके मुलजिमों के खिलाफ फौरन जो है तफ्तीश अमल में लाई जाए और जो मुलजिम नॉमिनेट होते हैं वो बाकायदा, हमारे पास ये देखें आई विटनेस है और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो अभी तक FIR आप कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं हुआ, ये सारे डिले टैक्टिस है। ये जो है फौरन कचकोल अली ने फिर सेशन कोर्ट गया 22A CRPC में जज को कहा कि आप जो है डायरेक्शन दे दे SHO को FIR दर्ज करे। जज ने डायरेक्शन नहीं दिया, फिर मजबूरन उसको हाई कोर्ट CP में आना पड़ा और हाई कोर्ट से भी ये इस्तदा की कि ये जो है SHO को डायरेक्शन दे दे, वो मेरा FIR दर्ज। अभी कह रहे हैं कि आप जो गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम कर रही है वो डिले टैक्टिस कर रही है। इसी पॉइंट पे जी हम मजीद बात करेंगे। दो फेडरल मिनिस्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो हुकूमत का हिस्सा है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बलोचिस्तान के मसले का हल क्या और क्या हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है या नहीं। इसी पॉइंट पे बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक प्रोग्राम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हुकूमत बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है या नहीं। इसी पॉइंट पे हम मजीद बात करेंगे अपने पार्टिसिपेंट से, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं तलाल बुगटी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलाल बुगटी साहब, आपने देखा होगा जो बलोचिस्तान में इस तरह के वाकयात हुए हैं, बलोच लीडर्स को वहां पे कत्ल कर दिया गया, उसके बाद क्वेटा समेत तुर्बत और दीगर एरियाज में जो इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई है, लोग सड़कों पे निकल आए और इस तरह का हमने देखा हड़ताल वहां पे शुरू हो गई है। इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या वफाकी हुकूमत वाकई ही संजीदा है इस मसले के हल के लिए या कोई इस सिलसिले में वो बेहतर इकदाम कर सकते हैं? वफाकी हुकूमत को कोई बलोचिस्तान से दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में है। और आज जो रहमान मलिक आया, इससे बड़ा मजाक बलोचों के साथ और कोई नहीं हो सकता। एक डाकू को यहाँ भेजा गया। आपने रहमान मलिक साहब का जिक्र किया, मुशीर दाखिला है इस वक्त और हुकूमत की जानिब से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो वहां पे गए कि वो कुछ इकदाम करें और वाकई की FIR के हवाले से जो एक कमेटी भी बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। क्या आपको लग रहा है कि वो संजीदा नहीं है? वो एक डाकू है, उसका क्या काम है कमेटी बनाने का? कमेटी मतलब कि किसी चीज को संद खाने में डाल देना। जी जी। खुले आम धनधनाता फिर IGFC जनरल सलीम नवाज जिसने ये कत्ल किए उसको पकड़ा जाए। किसी कमेटी की हमें जरूरत नहीं है, कमेटियां मुस्तरद करते हैं। और ये पहला वाकया नहीं है। नवाब बुगटी, बाराज मरी और पिछले 6 महीने से डेरा बुगटी एजेंसी में हर दूसरे तीसरे दिन कहीं 8, कहीं 6, कहीं 12 लाशें मिल रहे हैं। ये सब ये जनरल सलीम नवाज की निगरानी में हो रहा है। आपने कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं जिन पे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इनकी निगरानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। अगर इस तरह की बात है, क्या को आपने रिटर्न में कुछ दिया इस तरह के स्टेटमेंट? रिटर्न में क्या, हुकूमत खुद शोर है, बेबस है इनके सामने। हुकूमत एक मुआहदे के तहत आए, इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मियाँ साहब बरसरीकदार आ जाए तो शायद एजेंसियों की आंखों में आंखें डाल के बात करें। आपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि वो आ सकते हैं और वो फिर बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए कुछ इकदाम कर सकते हैं। नहीं, वो जब बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो हल कर सकते हैं। अभी तो वो बरसरे इक़्तिदार नहीं है मरकज में। जी जी। अच्छा, आपने पिछले दिनों कुछ इस तरह का स्टेटमेंट भी दिया था कि रहमान मलिक साहब के हवाले से कि उन्होंने कुछ रॉयल्टी में हिस्सा मांगने की कोशिश की है, लेकिन रहमान मलिक साहब ने कुछ ऐसी इतलात आई है कि आप पे हर जाने का दावा भी दायर कर दिया। हर जाने का ये बोलते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। इसने मुझसे 50 करोड़ रुपया रिश्वत तलब किया था ताकि मेरे 1.25 अरब रुपया ये OGDC के किराए रिलीज करे। ये तो बदनाम जमाना आदमी है, इस पर पूरा पाकिस्तान को पता है कि इसके करतूतों का। आप चलिए, हम किसी की जात को निशाना नहीं बनाते तनकीद का, हम ये बात करते हैं कि मसले का हल क्या है आपके नजदीक। आप एक सीनियर रहनुमा हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके नजदीक बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल क्या है? मरी बुगटी एरिया से फौरी तौर पर फौज, मलेशिया और डमी अदालतों का इनखला और खुफिया इदारों के जो दफ्तर है उनको फौरी बंद कर दिया जाए। उसके बाद फिर मैं आपको मजीद बताऊंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल बुगटी साहब। वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान से जो ऑपरेशन है उसको फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए और कुछ उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया रहमान मलिक साहब को। हम कोशिश करेंगे रहमान मलिक साहब से भी बात करें और जो उन्होंने बातें की उनका जवाब भी उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दौरान। आपने देखा कुछ एलिगेशंस भी उन्होंने लगा दिए, लेकिन हम किसी जात को निशाना नहीं बनाना चाहते। बलूचिस्तान के मसले के सियासी हल के लिए हुकूमत किस हद तक संजीदा है और क्या इकदाम कर सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए जी, मैं इस वक्त बलूचिस्तान की बात करूंगा, अपनी कौम की बात करूंगा, क्योंकि
से पहले या वजारत से पहले मैं एक कौम परस्त हूँ और बलोच हूँ और अपने पार्टी का प्रेसिडेंट भी आप हूँ। पाकिस्तानी नहीं हैं क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ना, पाकिस्तानी नहीं हैं? पाकिस्तान में हम सब